जूलियस सीजर विलियम शेक्सपियर द्वारा रचित एक ऐतिहासिक नाटक है जो रोमन इतिहास पर आधारित है। प्रस्तावना। रोम का गणराज्य एक ऐसा राज्य जहां नागरिक गर्व से अपने नेताओं को चुनते हैं, लेकिन जब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं राष्ट्रीय हितों को प्रभावित करने लगती है तो इतिहास के पन्ने घातक उलट-पलट के किस्सों से भर जाते हैं। जूलियस सीजर रोम का एक महान नायक, जिसकी उपलब्धियां उसे देवताओं के समकक्ष खड़ा करती हैं, अब वह अपने ही मित्रों और सहयोगियों की ईर्ष्या का शिकार बन गया है। इस कथा में आप सुनेंगे कैसे सीजर के सबसे विश्वासी साथी ब्रूट्स उसे धोखा देते हैं और कैसे रोम की जनता इस घातक खेल में मोहरा बन जाती है। अध्याय 1। सीजर की वापसी और उत्सव की तैयारी। रोम की गलियां उत्सव के रंगों से भरी पड़ी हैं। जनता अपने महान नेता जूलियस सीजर की विजयी वापसी पर जश्न मना रही है, जिन्होंने पोम्पी को हराकर अपनी शक्ति का लोहा मनवाया है। रोम की सड़कों पर फूलों की पंखुड़ियां बिछाई गई हैं और महल की दीवारें विजयी पताकाओं से सजी हुई हैं। इस बीच फ्लेवियस और मरुलस नामक दो नोबल रोमन अधिकारी इस उत्सव से असंतुष्ट हैं। उन्हें डर है कि सीजर की बढ़ती लोकप्रियता से रोम का गणतंत्र खतरे में पड़ सकता है। वे उत्सव मना रहे नागरिकों को तितर-बितर करते हैं और उन्हें अपने गणतंत्र के प्रति वफादार रहने की याद दिलाते हैं। सीजर के स्वागत के लिए जब वह और उनके समर्थक कैपिटोल में प्रवेश करते हैं तो एक दिव्य भविष्यवक्ता उन्हें चेतावनी देता है, मार्च के ईंट से सावधान रहो। लेकिन सीजर अपनी शक्ति और अजेयता के घमंड में चूर इस चेतावनी को नजरअंदाज कर देते हैं। इसी समय कैसियस, एक और रोमन नोबल, अपने पुराने मित्र ब्रूट्स को सीजर के खिलाफ उकसाने का प्रयास करता है। वह ब्रूट्स के सामने सीजर की तानाशाही प्रवृत्तियों को उजागर करता है और बताता है कि कैसे सीजर का शासन रोम के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए खतरा है। ब्रूट्स, जो स्वयं रोम के प्रति गहरा प्रेम रखता है, इस बात पर चिंतन करने लगता है। इस प्रकार जूलियस सीजर की वापसी का जश्न रोम के भविष्य के लिए एक नए संघर्ष की शुरुआत का संकेत देता है। अध्याय 2। सीजर को आगाह करने वाली भविष्यवाणी। सीजर के महल में आयोजित एक भव्य दावत के दौरान विभिन्न नोबल और सेनापति उत्सव में शामिल होते हैं। इस उत्सव की रात एक भविष्यवक्ता फिर से सीजर के सामने आता है और उन्हें मार्च के ईड्स के दिन सावधान रहने की चेतावनी देता है। सीजर, जो अपने आप को भाग्य का पुत्र मानता है, इस चेतावनी को फिर से अनदेखा कर देता है। इस बीच कैसियस और उसके सहयोगी, जिनमें कास्का और डेसियस भी शामिल हैं, सीजर के खिलाफ एक गुप्त योजना बना रहे हैं। वे ब्रूट्स को अपनी योजना में शामिल करने के लिए उसे राजी करने का प्रयास करते हैं। कैसियस ब्रूट्स के घर की दीवारों पर नकली पत्र चिपका देता है, जिनमें लिखा होता है कि रोम की जनता चाहती है कि ब्रूट्स सीजर के खिलाफ खड़े हों। ब्रूट्स, जो अपने देश के प्रति सच्ची निष्ठा रखता है, इन पत्रों से प्रभावित होकर चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि सीजर का अत्यधिक शक्ति प्राप्त करना रोम के लिए खतरनाक हो सकता है। वह इस बात का विचार करने लगता है कि क्या उसे सीजर के खिलाफ कदम उठाना चाहिए। रात के अंधेरे में जब सभी सो रहे होते हैं, ब्रूट्स अपने बगीचे में अकेला टहलता है और गहरे विचारों में डूबा रहता है। वह सोचता है कि क्या सीजर को उसकी शक्ति के चरम पर पहुंचने से पहले ही रोक देना चाहिए। ब्रूट्स का मानना है कि सीजर एक महान नेता है, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें तानाशाह बना सकती है। अंततः ब्रूट्स निर्णय लेता है कि रोम की भलाई के लिए सीजर को रोकना आवश्यक है और वह षड्यंत्रकारियों की योजना में शामिल होने का निर्णय लेता है। इस प्रकार ब्रूट्स और अन्य षड्यंत्रकारियों की योजना सीजर के खिलाफ गहरी होती जाती है और रोम की किस्मत का पहिया एक और मोड़ लेने को है। अध्याय 3। षड्यंत्रकारियों की योजना और उनकी बैठक। रोम की शांत और अंधेरी रातों में जब अधिकांश नागरिक गहरी नींद में डूबे होते हैं, ब्रूट्स के घर में कुछ असाधारण हो रहा है। कैसियस और उसके सहयोगी, जिनमें कास्का, डेसियस, सिन्ना और लिगेरियस शामिल हैं, गुप्त रूप से ब्रूट्स के घर पर एकत्रित होते हैं। इस रात की बैठक का उद्देश्य गंभीर है।
वे सीजर की हत्या की योजना बना रहे हैं। ब्रूट्स, जो अब इस योजना का हिस्सा है, अपने साथियों को यह स्पष्ट कर देता है कि उनका लक्ष्य केवल सीजर को हटाना है और किसी अन्य को नुकसान पहुंचाना नहीं है। वह कहता है कि उन्हें सज्जनों की तरह काम करना चाहिए और केवल ज़रूरत पर ही हिंसा का सहारा लेना चाहिए। ब्रूट्स का मानना है कि सीजर की मौत रोम के लिए एक मुक्ति होगी और इसे बिना अनावश्यक रक्तपात के पूरा किया जाना चाहिए। कैसियस, जो कुछ अधिक उग्र है, यह सुझाव देता है कि उन्हें मार्क एंटनी को भी मार डालना चाहिए, जो सीजर का निकटतम सहयोगी और मित्र है। हालांकि ब्रूट्स इस प्रस्ताव को खारिज कर देता है, यह कहते हुए कि एंटनी खतरा नहीं है जब तक कि सीजर सक्रिय है। उनका मानना है कि एंटनी सीजर के बिना अपनी शक्ति खो देगा और उनके लिए कोई खतरा नहीं रह जाएगा। षड्यंत्रकारी योजना को पूर्ण करने के लिए तिथि और समय पर सहमत होते हैं। वे तय करते हैं कि मार्च के ईड्स सीनेट की बैठक के दिन सीजर की हत्या कर दी जाएगी। यह तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि उस दिन सीजर को सीनेट द्वारा राजा की उपाधि दी जाने की संभावना है और यही वह क्षण होगा जब वह सबसे कम सतर्क होगा। इस प्रकार एक गहरा षड्यंत्र रोम की नींवों में अंकुरित हो चुका है और इसके परिणाम न केवल इन नोबल्स के लिए बल्कि पूरे रोम के लिए निर्णायक होंगे। अध्याय 4, कैल्पर्निया का स्वप्न और सीजर की उपेक्षा। जैसे जैसे मार्च के ईड्स की तारीख नजदीक आती है, रोम के महल में एक अजीब सा तनाव महसूस किया जा सकता है। सीजर की पत्नी कैल्पर्निया एक भयानक स्वप्न देखती है जिसमें उसके पति को गंभीर खतरे में दिखाया जाता है। स्वप्न में वह देखती है कि सीजर की मूर्ति से खून बह रहा है और रोम के नागरिक उस खून को अपने हाथों में लेकर धन्य हो रहे हैं। यह स्वप्न कैल्पर्निया को इतना विचलित कर देता है कि वह सीजर से आग्रह करती है कि वह उस दिन सीनेट में न जाए। सीजर, जो सामान्यतः अपनी पत्नी की चिंताओं का सम्मान करता है, इस बार उसकी बातों को अनदेखा करने का निर्णय लेता है। उसका मानना है कि भविष्यवाणियां और सपने केवल वहम होते हैं और वह अपने भाग्य को चुनौती देने के लिए तैयार है। सीजर कहता है कि वह भाग्य का पुत्र है और यदि उसका निधन होना ही है तो वह इसे गर्व के साथ स्वीकार करेगा। इसी समय डेसियस नामक एक षड्यंत्रकारी सीजर के पास पहुंचता है और कैल्पर्निया के स्वप्न की व्याख्या करता है। वह कहता है कि सपना वास्तव में एक शुभ संकेत है जो दर्शाता है कि सीजर रोम की जीवन रेखा है और उसके शासन से रोम को नवजीवन मिलेगा। डेसियस की बातें सीजर को प्रभावित करती हैं और वह अपनी पत्नी की चिंताओं को दरकिनार करते हुए सीनेट की बैठक में जाने का निश्चय करता है। इस प्रकार सीजर अपने भाग्य की ओर बढ़ता है, अनजाने में उस खतरे की ओर जो उसके अपने सहयोगियों और मित्रों द्वारा उसके लिए तैयार किया गया है। अध्याय 5, सीजर की हत्या। मार्च के ईड्स का दिन आ गया है और रोम की सीनेट का महल घमाघमी से भरा हुआ है। सीजर अपनी उच्च आकांक्षाओं और अदम्य साहस के साथ नियत समय पर सीनेट की बैठक में पहुंचता है। उसके चेहरे पर न तो डर का भाव है और न ही संदेह का। वह पूरी तरह से अपने राजनीतिक कर्तव्य और अपने भाग्य में विश्वास के साथ आगे बढ़ता है। जैसे ही वह अपनी सीट की ओर बढ़ता है, षड्यंत्रकारी उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। कैसियस, ब्रूट्स, कास्का और अन्य उसके करीब आते हैं, मानो उससे बातचीत करने के लिए। लेकिन इसके पीछे उनका असली इरादा कुछ और ही है। एक अचानक और तेज गति से कास्का पहला वार करता है, अपने छुरे से सीजर की पीठ में घाव करते हुए। इस अप्रत्याशित हमले से सीजर स्तब्ध रह जाता है और उसके बाद अन्य षड्यंत्रकारी भी हमला करते हैं। एक के बाद एक वे सभी सीजर पर प्रहार करते हैं। सीजर, जो अब तक अपने ही लोगों के हाथों मरणासन्न है, अपने सबसे भरोसेमंद मित्र ब्रूट्स की ओर देखता है। जब ब्रूट्स अंतिम वार करने के लिए आगे आता है, सीजर केवल इतना ही कह पाता है, तू भी ब्रूटे। ये शब्द न केवल उसके दर्द को बयां करते हैं बल्कि उसके गहरे विश्वासघात की भावना को भी प्रकट करते हैं। सीजर की अंतिम सांस के साथ सीनेट का हॉल एक मौन से भर जाता है। षड्यंत्रकारी,
जिन्होंने सोचा था कि वे रोम को तानाशाही से मुक्त कर रहे हैं, अब स्तब्ध हैं। उन्हें यह समझ आने लगा है कि उन्होंने जो किया वह न केवल एक राजनीतिक कार्रवाई थी, बल्कि एक भयानक त्रासदी भी थी। इस घटना के बाद रोम में अशांति फैल जाती है और जनता की प्रतिक्रिया अभी बाकी है। अध्याय 6, ब्रूट्स का भाषण और जनता की प्रतिक्रिया। सीजर की हत्या के बाद रोम भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति में है। जनता बेचैन है और राजनीतिक स्थिरता को बहाल करने की मांग उठ रही है। ब्रूट्स, जो खुद को रोम का सच्चा सेवक मानता है, सीजर की हत्या के बाद जनता के सामने आता है। उसका उद्देश्य यह समझाना है कि उनके कदम रोम की भलाई के लिए उठाए गए थे। ब्रूट्स ने जनता से कहा, मेरे प्रिय नागरिकों, मैंने यह कदम उठाया क्योंकि मैं रोम को एक तानाशाह के हाथों में पड़ते नहीं देख सकता था। सीजर महान थे, लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं रोम के लिए खतरा बन गईं। मेरा प्रेम सीजर के प्रति नहीं, बल्कि रोम के प्रति अधिक था। उसने आगे कहा, मैंने केवल रोम की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक भावना की रक्षा के लिए यह कठिन निर्णय लिया। जनता, जिसे पहले सीजर की हत्या पर संदेह था, वे ब्रूट्स के शब्दों से प्रभावित होते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रूट्स ने यह कदम उनके हित में उठाया है। उनकी बातों से राहत मिलती है कि रोम अब भी गणराज्य के सिद्धांतों पर चलेगा। हालांकि इस घटनाक्रम का एक और पहलू भी है। मार्क एंटनी, जो सीजर का निकटतम सहयोगी और दोस्त था, उसे भी जनता के समक्ष बोलने का मौका मिलता है। ब्रूट्स के भाषण के बाद एंटनी जनता के सामने आता है और अपने भाषण में सीजर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है। एंटनी कहता है, मैं यहाँ सीजर को बदनाम करने नहीं आया हूँ, मैं उन्हें सम्मान देने आया हूँ। उसके भाषण में सीजर के उपकारों और उनके द्वारा रोम के लिए किए गए कार्यों की याद दिलाई जाती है। एंटनी जनता की भावनाओं को छूने में सफल होता है और धीरे धीरे जनता का मन बदलने लगता है। ब्रूट्स के शब्द और एंटनी का प्रभावशाली भाषण रोम में एक नई भावनात्मक लहर पैदा करते हैं, जिससे जनता की प्रतिक्रिया में एक नाटकीय परिवर्तन आता है। अध्याय 7, एंटनी का भाषण और जनता का उत्तेजना। मार्क एंटनी, सीजर का विश्वास पात्र साथी, अब रोम की जनता के समक्ष अपना भाषण देने के लिए तैयार है। ब्रूट्स के तर्क संगत और न्यायोचित शब्दों के बाद एंटनी का लक्ष्य सीजर के प्रति लोगों की भावनाओं को पुनः जगाना है। उसके पास न केवल सीजर की वसीयत है, बल्कि उसके शरीर पर लगे घावों की कहानी भी है, जिसे वह जनता के सामने प्रस्तुत करने वाला है। एंटनी अपने भाषण की शुरुआत में कहता है, मैं यहाँ सीजर को बदनाम करने के लिए नहीं हूँ, क्योंकि ब्रूट्स कहते हैं कि वह महान थे और ब्रूट्स एक सम्मानित आदमी है। फिर वह सीजर के शरीर पर लगे घावों की ओर इशारा करते हुए कहता है, देखो यहाँ वह जगह है जहाँ प्यार का खंजर ने उसे घायल किया। सभी घावों में से यही घाव सबसे गहरा था। एंटनी फिर सीजर की वसीयत का जिक्र करता है, जिसमें सीजर ने अपनी सारी संपत्ति रोम के नागरिकों के बीच बांटने की बात कही थी। उसने बताया कि सीजर ने अपने बाग और धन रोम के लोगों को देने का निश्चय किया था, जो उनके लोगों के प्रति उनके प्यार का प्रमाण था। एंटनी के ये शब्द जनता के हृदय को छू जाते हैं और वे धीरे धीरे सीजर की हत्या को एक नृशंस कृत्य के रूप में देखने लगते हैं। जनता का गुस्सा ब्रूट्स और अन्य षड्यंत्रकारियों के खिलाफ भड़क उठता है। उनकी आंखों में अब ब्रूट्स और उसके साथियों के लिए सम्मान नहीं, बल्कि केवल घृणा और विद्रोह की भावना होती है। एंटनी के भाषण के परिणाम स्वरूप रोम में एक उग्र भीड़ इकट्ठी हो जाती है, जो षड्यंत्रकारियों को ढूंढने और उनसे बदला लेने की ठान लेती है। एंटनी का भाषण रोम के इतिहास में एक नया मोड़ ले आता है, जहां अब शांति और गणराज्य के आदर्श भड़कती हुई हिंसा और बदले की आग में जलने लगे हैं। अध्याय 8, गृहयुद्ध की शुरुआत और युद्ध की तैयारी। मार्क एंटनी के भाषण ने रोम की जनता में एक उग्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया है। ब्रूट्स और अन्य षड्यंत्रकारियों के खिलाफ जनता का गुस्सा इतना भड़क उठता है कि वे रोम की सड़कों पर उत्पात मचाने लगते हैं।
इस अराजकता में ब्रूट्स और उसके सहयोगी रोम से भागने के लिए मजबूर हो जाते हैं और रोम की राजनीतिक संरचना एक बार फिर हिल जाती है। मार्क एंटनी अब अपने साथी ऑक्टेवियस और लेपिडस के साथ मिलकर एक नई त्रिशक्ति बना लेते हैं। यह त्रिशक्ति रोम में सत्ता को स्थिर करने और षड्यंत्रकारियों के खिलाफ बदला लेने की कसम खाती है। उनका पहला लक्ष्य ब्रूट्स और उसके साथियों को ढूंढना और उन्हें दंडित करना है। दूसरी ओर ब्रूट्स और कैसियस अपनी सेनाएं इकट्ठा कर रहे हैं। वे रोम के बाहर अपनी ताकत मजबूत करते हैं और एक महान युद्ध की तैयारी करते हैं जो रोम के भविष्य को निर्धारित करेगा। दोनों पक्ष अपने अपने समर्थकों के साथ गठबंधन करते हैं और अपनी सेनाओं को मजबूत करते हैं। इस प्रक्रिया में ब्रूट्स और कैसियस दोनों अपनी आदर्शवादी छवि के साथ संघर्ष करते हैं। वे अपने कर्मों की नैतिकता पर विचार करते हैं और अपने निर्णयों के परिणामों का सामना करते हैं। ब्रूट्स विशेष रूप से अपने आप को एक ऐसे द्वंद्व में पाता है जहां उसे अपनी आत्मा की शुद्धता और राजनीतिक कर्तव्य के बीच चयन करना पड़ता है। इस बीच रोम में तनाव बढ़ता जा रहा है और दोनों पक्षों की सेनाएं अंतिम युद्ध के लिए तैयार होती हैं। फिलिप्पी के मैदान पर होने वाली इस लड़ाई का नतीजा न केवल ब्रूट्स और कैसियस के भविष्य को निर्धारित करेगा, बल्कि रोम की सारी राजनीतिक संरचना को भी प्रभावित करेगा। अध्याय 9 फिलिप्पी का युद्ध। फिलिप्पी के मैदानों पर दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक ओर त्रिशक्ति के नेता मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस हैं, जो रोम को फिर से एकजुट करने और सीजर की हत्या का बदला लेने के लिए तैयार हैं। दूसरी ओर ब्रूट्स और कैसियस अपनी गठित सेनाओं के साथ खड़े हैं, जो रोम की गणराज्यात्मक परंपराओं को बचाने के लिए लड़ने को तैयार हैं। युद्ध का आरंभ होता है और दोनों ओर से तीव्र लड़ाई छिड़ जाती है। कैसियस की सेनाएं शुरुआत में कुछ हद तक पिछड़ जाती हैं, जबकि ब्रूट्स की सेनाएं कुछ सफलता प्राप्त करती हैं। युद्ध के मैदान पर धूल और खून से सनी लड़ाई जारी रहती है और दोनों पक्षों के सैनिक कठोर परिश्रम और वीरता के साथ लड़ते हैं। कैसियस, जो युद्ध के मैदान पर अपनी सेनाओं की हार की गलत सूचना प्राप्त करता है, अपने एक सेवक से अपनी तलवार से उसे मारने का आग्रह करता है। कैसियस की मृत्यु के बाद ब्रूट्स को यह समाचार मिलता है और वह गहरे शोक में डूब जाता है। फिर भी वह अपने सैनिकों को फिर से संगठित करने और लड़ाई जारी रखने का निर्णय लेता है। युद्ध के दूसरे दिन ब्रूट्स की सेनाएं त्रिशक्ति की सेनाओं से घिर जाती हैं। ब्रूट्स, जो अब तक युद्ध में कई साहसिक कार्य कर चुका है, अंततः यह महसूस करता है कि स्थिति उसके पक्ष में नहीं है। उसके सामने अपमानजनक हार की संभावना को देखते हुए वह अपने एक सेवक से अपनी तलवार धारण करने के लिए कहता है और उस पर गिरकर अपनी जान दे देता है। ब्रूट्स की मृत्यु के साथ ही षड्यंत्रकारियों की आशाएं और रोम की गणराज्यात्मक आदर्शों के लिए उनका संघर्ष समाप्त हो जाता है। फिलिप्पी की लड़ाई का परिणाम त्रिशक्ति की जीत के रूप में सामने आता है और रोम में एक नई राजनीतिक स्थिरता की शुरुआत होती है। यह युद्ध रोम के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित होता है, जिसके परिणाम स्वरूप रोम की राजनीति में कई बदलाव आते हैं। अध्याय 10 नाटक का समापन और मुख्य पात्रों की मृत्यु। फिलिप्पी के युद्ध के परिणाम ने रोम में त्रिशक्ति की सत्ता को मजबूत कर दिया है। मार्क एंटनी और ऑक्टेवियस की जीत ने उन्हें रोम पर अपराजेय नियंत्रण प्रदान किया है। युद्ध के बाद का समय रोम में शांति और स्थिरता लाता है, लेकिन यह भी नए शासन के अधीनता का संकेत देता है। ब्रूट्स की मृत्यु के बाद मार्क एंटनी उसे अंतिम श्रद्धांजलि देते हैं। एंटनी ब्रूट्स को सबसे नेक रोमन के रूप में संबोधित करते हैं, यह स्वीकार करते हुए कि उसके कार्य वास्तव में उच्च आदर्शों से प्रेरित थे। एंटनी के इस वक्तव्य से ब्रूट्स की विरासत को एक प्रकार की मान्यता मिलती है, जो उसकी मृत्यु को एक दुखद नायकत्व का रूप देती है। इसी समय रोम में राजनीतिक परिस्थितियां गहराई से बदल चुकी हैं। ब्रूट्स और कैसियस के संघर्ष ने गणराज्य के आदर्शों को तो उजागर किया, परंतु उनकी हार ने त्रिशक्ति के लिए रोम की सत्ता में और अधिकार स्थापित कर दिया।
यह युद्ध और उसके परिणाम रोम के भविष्य की दिशा तय करने वाले सिद्ध होते हैं। अंत में नाटक समाप्त होता है, जिसमें रोम की राजनीति, षड्यंत्र और अधिकार की लड़ाई के बीच मानवीय संवेदनाओं और आदर्शों का संघर्ष दिखाई देता है। ब्रूट्स और अन्य पात्रों के चरित्र, उनके कर्म और उनकी मृत्यु इस बात का प्रमाण है कि किस प्रकार उच्च आदर्शों की रक्षा के लिए की गई कार्रवाइयां भी दुखद परिणाम ला सकती हैं। इस प्रकार जूलियस सीजर नाटक न केवल एक राजनीतिक दास्तान कहता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किस प्रकार शक्ति के लिए संघर्ष मानवीय मूल्यों और आदर्शों को प्रभावित कर सकता है। नाटक का समापन इस प्रश्न के साथ होता है कि क्या सच में किसी उच्च आदर्श के लिए की गई लड़ाई उसके नतीजों के मद्देनजर न्याय संगत ठहराई जा सकती है? ये प्रश्न दर्शकों को चिंतन के लिए छोड़ देता है।